अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं अरसला ताहिर। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और एज यूजुअल आज भी आप लोग को देंगे जी दिन के लिए आसानी के लिए, दिन की आसानी के लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। और दिन जो है वैसे हम रोजाना की बुनियाद पर दुआ देते हैं और दुआ देना है भी ज़रूरी। ऐसी हमारी अपने लिए भी ख्वाहिश होती है, लोगों के लिए भी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। लेकिन असल ज़िंदगी की तरफ अगर देखें तो इस वक्त आपको, मुझको, सभी को पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी तकालीफ, बहुत सारे मसाइल का हमको सामना है। महंगाई है, रोजगार है। आप कहेंगे रोजाना ये बातें करती है, लेकिन रोजाना ही हम इसको फेस कर रहे हैं। जो भी बात रोजाना बार बार की जाती है, आप यकीन कीजिए, वो आपने सुना होगा कि पत्थर पे भी जो है अगर पानी टपकाया जाए तसलसल से तो उसमें भी सुराख हो जाता है। तो ये बार बार इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है कि क्या पता किसी के अंदर कोई चेंज आए, हम कुछ हल निकालने की कोशिश करें या कोई ऐसी सिचुएशन बने जिसमें हम एक दूसरे की जिंदगी को आसान कर सकें और अपनी जिंदगी को। अल्टीमेटली होता ही यही है। हमें लगता जरूर है हम किसी और की मदद कर रहे हैं, किसी और को हेल्प आउट कर रहे हैं, किसी और की जिंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज घूमकर हमारे पास ही आती है। ये बिल्कुल वो वाली बात है जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि आप मुस्कुराहट को जब पास करेंगे तो वो रुकती नहीं है। अगर आपने किसी को मुस्कुरा के देखा, उसका मूड अच्छा होगा तो वो अच्छा मूड जो है वो चलता ही रहेगा। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला है। तो कभी भी ऐसा आपको लगे कि आप परेशान हैं तो लोगों की परेशानियां कम कीजिए और आपकी जिंदगी में खुद ही आसानी आ जाएगी। इसीलिए मैं रोजाना ये दुआ देती हूँ खुद के लिए भी और आपके लिए भी कि अल्लाह ताला हमारा और आपका शुमार उन लोगों में कर दे जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं करूंगी जो मैं रास्ते में सिचुएशन देखते हैं, कराची में हम अक्सर देखते हैं, लेकिन उससे पहले वो जो सारे लोग बड़े इंतजार में बैठे हैं, बड़ी खुशी है उनको क्योंकि आज उनकी सालगिरह है, तो पहले उनको मुबारकबाद दे देते हैं। जिन जिन की आज सालगिरह, उनको कहते हैं जी मेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत 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 मुबारक हो आपको। अल्लाह ताला आपके ये साल बहुत खुशियों भरा करे, बहुत इत्मीनान वाला, बहुत ही अच्छा, ऐसा जैसे जो आप कहते हैं ना, जो बहुत अरसे से आप इंतजार कर रहे हैं ऐसी खुशियों का, अल्लाह ताला वो खुशियां आपकी जिंदगी में लेकर आए। बहुत सारी आसानियां और छोटे छोटे लम्हात खुशियों के बहुत 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 ज्यादा एंजॉय किया करें, बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया करें उनका, बहुत ज्यादा खुश हुआ करें। ये भी वही वाली बात है कि पॉजिटिविटी है, हंसी है, खुशी है, बिखेरेंगे बढ़ती चली जाएगी। और हमारे पास तो वैसी खुशियों की वजूहात बहुत कम होती हैं। तो सालगिरह हो गई, किसी को विश करना हो गया, किसी का कोई इंपॉर्टेंट डे आपने याद कर लिया, या अपनी ही कोई बहुत प्यारी सी मेमोरी, बहुत मुस्कुराने वाली, खुश होने वाली कोई मेमोरी याद करके आप खुश हो गए, तो ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जब अभी हमारे थे रोजाना देखते कराची की सड़कों पर आपको एम्बुलेंस नजर आती हैं और एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए वैसे हम अपने बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनको रास्ता दिया जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी दिखाते हैं जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि उन्हें परवाह नहीं होती। तो एम्बुलेंस की मुझे देख के बहुत तकलीफ होती है। एम्बुलेंस एक गाड़ी नहीं होती है, उसके अंदर कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई चीखता पुकारता इंसान होता है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी जिस एक इंसान पे डिपेंड करती है, कभी कभी वो होता है। तो हम पता नहीं क्यों उसको इग्नोर करते हैं और क्यों ऐसे मुझे लगता है कानून नहीं बनते या कोई ऐसी चीज नहीं बनती कि इस अंदाज में इतना शदीद रश है, जैम पैक है रोड और एक एम्बुलेंस को निकलना है। पता नहीं क्या सिलसिला हमारे मुल्क में, दुनिया भर में ऐसे होता नहीं है। तो खैर हम ये क्या कर सकते हैं, इन्हीं हालात में से कोई एक बेहतर सिचुएशन निकाल सकते हैं। अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि आज मुझे बहुत दुख हो रहा था, साफ दिख रहा था कि वो उनको बहुत जल्दी निकलना है, लेकिन क्योंकि आगे तक जाम था और वो नहीं निकल सकता। मैं सोच रही थी, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि अगर ये बहुत ज्यादा देर लग गई और ये बंदा या बंदी जो भी कोई इसके अंदर अगर एक्सपायर हो गया तो क्या वो बीमारी से मरेगा, तकलीफ से मरेगा, हालात से मरेगा, या इस वक्त जो रोड पर सिचुएशन है क्या वो इस वजह से मरेगा क्योंकि उसको देर हो गई हॉस्पिटल पहुंचने में। खैर सोचिएगा इस पर भी, आप भी, मैं भी, दिन बहुत अच्छे से बनाइएगा। आज हम बात करेंगे बहुत सारे मौजूआत पे। वैसे तो हमारी रोजाना बात रखती है, अभी जो मेहमान हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले, जो मुल्क के इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बिजनेस की, कारोबार की क्या सिचुएशन है, क्या बेहतर सिचुएशन हो सकती है, आप इसमें किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं, क्या क्या सोचा है कि कारोबार के हवाले से क्या क्या करेंगे, ये सारे सवालात हम करेंगे। जो हमारे गेस्ट हमें इस वक्त ज्वाइन करेंगे, थोड़ी सी एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं जी शर्जील गोपलानी साहब, जो कि चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन से। उनसे ये सारे सवालात जो हम करेंगे। आपने लेना एक छोटी सी ब्रेक, जल्दी से अगर वापस आए हमारे साथ बने रहेगा। नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने बताया था, आज कारोबारी सिचुएशन, कारोबारी क्या हालात है इस वक्त मुल्क के। वैसे तो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बहुत खराब है, लेकिन कारोबार की क्या सिचुएशन है वो आज हम पूछेंगे शर्जील गोपलानी साहब से। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने तेरे सलाम का जवाब दिया। आपने थैंक यू कहा मुझे, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नहीं कहा, रिकॉर्ड हुआ है।
नहीं व्यूअर देख रहे होंगे, आवाज गई होगी मेरी, आप तक नहीं पहुंची। हाँ मुझ तक पहुंचनी चाहिए ना, मैंने सलाम किया है, मुझे दुआ मिलनी चाहिए फौरन। आप तक, आपके कानों तक आवाज मेरी नहीं पहुंची। अच्छा, मेरे सामने आवाज। सलाम का जवाब देना तो हर मुसलमान हाँ, को फर्ज है, बिल्कुल। फराइज में से एक। और इस वक्त तो सलामती की बहुत जरूरत भी है। बिल्कुल, सलामती की हर शख्स को जरूरत है, हर शख्स को और जरूरत है। एक हर तो वक्त रहती है, इस वक्त नहीं, हर दौर में हर वक्त जरूरत है। हाँ नहीं, वो कहते हैं ना कुछ हालात ऐसे होते हैं कि कुछ चीजें बड़ी फर्ज हो जाती हैं कि आप इस वक्त जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, आपको और हमें दीन ने तो हमें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ये दिया हुआ है कि आप सलाम करें और फिर वो सलाम का जवाब यानी दुआ दें किसी को सलामती की, और फिर आपको भी मिलेगी। लेकिन कभी कभी आप जब बीमार ज़्यादा हो, खुदा न खास्ता तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, तो दवा फ़र्ज हो जाती है ना, तो ये बिल्कुल फ़र्ज वाली कंडीशन में हम देखिए इस वक्त तो अल्लाह से रुजू करने की ज़रूरत है, और इस वक्त नमाज़ों का ख़ास तौर पे सलातुल हाजात वगैरह के जो है वो एहतमाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुसूसी तौर पे तहज्जुद की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात और मामला जा रहे हैं ख़ास तौर पर मुसलमानों पे, आप देखें फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और फिर इसके साथ बढ़ता जा रहा है, लबनान की तरफ भी ये वॉर बढ़ रही है, और आगे जाके ये वॉर जो है मुस्लिम ममालिक में बढ़ती जाएगी। तो इस वक्त ज़रूरी है कि हम अल्लाह से रुजू करें और अपने मामलात को जो है बेहतरी की तरफ। ज़बरदस्त। दूसरी वाली बात आपने की है ना, वो सबसे बेहतरीन है। अल्लाह ताला का और हमारा मामला हम अक्सर कहते तो हैं, और ये है भी कि अल्लाह ताला बहुत प्यार करता है, 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है। वो शायद अपने मामलात में हमसे थोड़ी सी गुंजाइश रखेंगे, लेकिन जो दुनिया के साथ, लोगों के साथ जो मामलात हैं हमारे, वो नहीं सुधरेंगे तो चीज़ें नहीं सुधरती, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हुकूकुल इबाद का तो बहुत ज़्यादा हुक्म भी है, अहकामात भी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हुकूकुल इबादत के मामलात में अपने मामलात को बेहतर करें। हाँ, अपने मामलात सीधे रखने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मामलात सीधे रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिसने पैसे लिए थे वो दे नहीं रहा, और हमने जिसको देने हम उसे नहीं दे पा रहे, क्योंकि महंगाई बहुत है, बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा, चीज़ें सुन रहे, एक्सपोर्ट अच्छी हो गई लेकिन फ़ायदा वैसा नज़र नहीं आ रहा। क्या बात है? देखिए बात सही है आपकी कि इस वक्त बहुत लोगों के लेन देन के मामला ख़राब हैं, लोगों को पेमेंट्स आ नहीं रही हैं, हाँ जी, और आगे हो नहीं पा रही हैं, रोलिंग के सर्कल रुक गए हैं, लोगों के अखराजात बढ़ गए हैं। वो लोगों का जो अपना फोकस है वो अपने अखराजात की तरफ ही है, लेकिन ये फोकस नहीं कर रहे कि इन अखराजात की बचत करके कुछ मामला जो है लोगों के निपटाए जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है, और बात आपकी बिल्कुल सही है, एक्सपोर्ट इस वक्त हमारी कुछ बेहतर हुई है, लेकिन उसका डायरेक्ट अभी तक हमारे माशरे पे या माशी हालात पे असर नहीं आया, लेकिन इसका बहुत जल्द असर हमें मिलना शुरू होंगे। क्योंकि देखें बात ये है कि एक तो डॉलर हमारा जो शूट कर रहा था, डॉलर एक अच्छी बात ये है कि पिछले आप 6-8 महीने से देखें डॉलर रुक गया है। फिर साथ साथ आपका फ्यूल की प्राइसेस भी आप पिछले आप देखें 1.5-2 माह में तकरीबन 20 रुपये के करीब कम हुई हैं, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। और अब जो मेन मामला जो बढ़ने जा रही है हुकूमत, जो हमें उम्मीद है कि हुकूमत अगर IPPs के मामले में सिंसियर और सीरियस है और किसी तरीके से रेट्स कम करवाती है, तो ये मामला भी कुछ बेहतरी की तरफ जाए। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है आम लोगों के लिए, वो खासतौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए, वो बिजली के बिल। सही। मैं तो ये हम IPP पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनको आसान अल्फाज में ज़रा मैं चाहूँगी बात करें इस पर आप। देखिए जो हमारे ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान ने जिस वक्त हमारा बिजली की शॉर्टेज थी उस पर कुछ एग्रीमेंट्स में गलती हुई है, मैं सारा बोझ सियासतदानों पे नहीं डालूंगा। इसमें सबसे बड़ा जो फेलियर है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी का है कि भाई आपने RD नहीं की थी। जब तक आप RD के बगैर कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट वो होता है जो आज हमारे सामने है। आज आप देखेंगे घर मकान का किराया 30,000 रुपये, उस घर का बिजली का बिल 50,000 रुपये आ रहा है। सही है। जिसका मकान का किराया लाख रुपये, उसका मकान बिजली का बिल जो है 1.5 लाख रुपये आ रहा है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है यूनिफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा बिजली के बिल में। आपके पड़ोसी का 1,10,000 आ रहा है, आपका 1,50,000 रुपये आ रहा है। इस्तेमाल दोनों का सेम चल रहा होगा, बिजली के मीटर्स में टेम्परिंग है, और जो मामला है वैसे ये है क्या मसला ये देखें सबसे बड़ी बात है जो आपके बिजली के पुराने मीटर्स थे और अभी जो नए मीटर्स हैं वो भी फास्ट हैं। अच्छा। जो पुराने मीटर थे वो सही तरीके से रीडिंग करते थे, अब जब आपने प्राइवेट कंपनीज को दे दिया है वो हर जगह से देखते हैं कि पैसे कहाँ से अर्न करने हैं। खासतौर पर कराची इलेक्ट्रिक का आप देखें, अगर हमारे बिजली के मीटर्स के ऊपर कोई मसला होता है तो इन्हीं की अपनी लेबोरेटरी होती है, जज भी वही हैं, जो है आपके जो है पुलिस भी वही है, और तमाम चीज़ें वो आप पे लागू कर देती है। और जुल्म ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और सामने ये आपके जो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इलेक्ट्रिक के, ये एक तरह से मिली भगत के साथ जो है आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी करप्शन इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आप देखें ये जो हमारा कराची इलेक्ट्रिक है, इन्होंने वो जो तबाही फैलाई हुई है शहर के अंदर, जबकि इन्हें जब 2003 में इनको दिया गया था, ये कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन थी हमारी पहले,
उस पर ये बात हुई थी कि ये बिजली के नर्क कम करेंगे, पावर जनरेशन ये अपनी करेंगे, सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे और जो है बिना दातुल लोड शेडिंग के बगैर ये जो है आपको बिजली प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ों में फेल हुए। इन्होंने तांबा उतार के भेज दिया कि भाई अभी हम नए केबल्स ला रहे हैं, उससे जो है बिजली की बचत होगी। अब आप देख रहे हैं कि जो केबल्स हैं उसमें से भी जो ये जंक्शन निकाल के खुद बिजली चोरी करते हैं। जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि जो कराची में बिजली चोरी होती है, आप देखेंगे पूरे शहर में जो ठेले माफिया है उनको आप रात को अगर आप निकलेंगे तो हर ठेले के ऊपर आपको लाइट रोशन नजर आएगी। उनके पास तो मीटर नहीं है, हाँ। और वो जो है 500 रुपये महाना दे के या 1000 रुपये महाना दे के वो बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चोरी के बिल भी आप और हम भर रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि लोग चोरी करते हैं। चोरी तो ये खुद करवाते हैं, इनका स्टाफ जो है वो खुद मुलविस है इसमें। इनके जो अपने जो हर जो इनका तो ये लोग ऑफिस को जो बोलते हैं, मेरे जहन से वो निकल गया वर्ड, तो हाई पीस जो इनका अपना जो है वो खुद इन्वॉल्व है हर जगह चोरी करवाने के अंदर। अच्छा। और ये देखें आपके सामने एक सियासी कारकुन शहीद हुआ था सुरजानी में, उसके बाद जब वहाँ से आपके चैनल ने भी दिखाया था कि वहाँ से बाकायदा PMTs पकड़ी गई जो बिजली की चोरी जो है करके PMTs के जरिए लोगों के घरों में बिजली प्रोवाइड की जा रही थी। वो महाना 2000 रुपये में बिजली प्रोवाइड की जा रही थी, दुकानों पे बिजली प्रोवाइड की जा रही थी। तो ये सारे मामला हैं जिसको हुकूमत पाकिस्तान अगर कवर कर लेती है तो बिजली के नर्क बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और हमें उम्मीद है कोई आपको कि इस पे काम होगा, सिंसियरिटी होगी तो हो जाएगा। अगर सिंसियरली तो हमें कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आती ना। आपकी जो यूनियन है कुछ जारी है इसके लिए, एसोसिएशन जो है वो कुछ उसके लिए कोई अपने रखे हैं आपने? हमारे कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, पटिशन दायर की है, हाँ, और अभी एक सियासी जमात ने भी पटिशन दायर की है। लेकिन फिर वही बात है, सिंसियरिटी हमारी कोर्ट्स भी इसको प्रायोरिटी नहीं दे रही। आप देखें ना, जब सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर होगी तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और रोजाना की बुनियाद पे इस केस को जज साहिबान ने सुनना चाहिए। ये तो आपकी बेसिक प्रॉब्लम थे, क्योंकि जज साहिबान को तो शायद बिजली फ्री मिल रही है लेकिन आम लोगों को तो नहीं मिल रही। तो कम अज़ कम उनको ये सोचना चाहिए कि आवाम तकलीफ में, और ये जो पटिशनें लगी हुई हैं इसको स्पीड में निपटाएं। और कम अज़ कम जो इदारे हैं उनको जो खास तौर पर उनको बताएं कि भाई आप कम अज़ कम कराची में देखें ना, सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है, 60 किलोमीटर का पूरा डाया है उसका, उसमें 12 बिजली प्रोड्यूसर कंपनीज भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी 12 कंपनीज हैं। हमारे पास कराची में कम से कम 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 7 से 8 कंपनीज तो हों। वैसे तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 से 3 कंपनीज इनको देनी चाहिए, पावर जनरेशन और पावर जनरेशन आजकल बहुत ईजी है। देखें आज सोलर के ऊपर आप पावर जनरेशन कर सकते हैं, पिन बिजली पे आप पावर जनरेशन कर सकते हैं। अभी अक्टूबर में जो है कैंटन जो चाइना में फेयर आ रहा है उसके अंदर बाकायदा न्यू जो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस ये ला रहे हैं आगे, वो है पिन बिजली की। अच्छा। जो आपके घरों पे पिन बिजली का प्रोजेक्ट लग जाएगा और वो उससे आपकी बिजली जो आसानी से आप प्रोड्यूस कर सकेंगे और 24 आवर्स आपको सस्ती बिजली मिलेगी। अच्छा। बल्कि फ्री बिजली मिलेगी। तो वो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, हुकूमत पाकिस्तान को लोगों को भेजना चाहिए था उसमें, और लोग भी वहाँ जाके कम से कम कोशिश करेंगे ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में जल्द से जल्द आ जाए, ताकि अभी जिस तरीके से बहुत से लोगों ने सोलर लगा लिया है, आप देखें उनका बिजली के बिल कम हो चुके हैं। ये और बात है कि कराची इलेक्ट्रिक उसमें भी डंडे मार के, मैं यही कहने वाली थी, उसका भी बेचारा पूरा फायदा नहीं ले पा रहे बेचारी हमारी आवाम। देखें ना, नेट मीटरिंग वाला जो वाज़ेह अहकाम है सुप्रीम कोर्ट के, जो नेट मीटर लगवाना चाहे तो आप नेट मीटरिंग दें, लेकिन नेट मीटर भी ये नहीं दे रहे। ये इसलिए नहीं दे रहे कि इनको पता है कि ये जब इनके पास सप्लाई आएगी तो उसका जो ऑडिट होगा ना वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 10 रुपये में बिजली खरीद रहे हैं, 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो 50 रुपये का जो गैप है उसको कैसे फिल करेंगे। और ये गैप आज नहीं कल तो ये ब्लास्ट होगा तो पता चलेगा कि कितना बड़े अरबों खरबों रुपए की कराची इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान के अंदर चोरी की है, टैक्सेस की और आवाम के साथ। चलिए, ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान है आपने कहा, कारोबार को जो खतरनाक एक नुकसान है वो बिजली के बिल की वजह से भी लग रहा है, और उसकी रीज़न पे भी हमने बड़ी लंबी बात कर ली। स्टेट बैंक ने शरह सूद कम किया है, उससे बताइए ज़रा कितना? स्टेट बैंक ने पॉइंट्स कम किए हैं, लास्ट 200 पॉइंट्स कम किए थे, 2% इन्होंने कम किया था। लेकिन स्टेट बैंक का जो हमारा बार बार कहना हुकूमत पाकिस्तान को, ये सिंगल डिजिट में आप ले आएँ। अच्छा। अगर आपने GDP अपने ऊपर ले जानी है तो आपको सिंगल डिजिट में आना पड़ेगा। ठीक है, आपको 22% से अभी हम 17% तक तो हम आ चुके हैं, लेकिन ये अब 7-8% तक अगर स्टेट बैंक लेकर आता है
इंटरेस्ट रेट तो आपका जो है बिजनेस के जो मामला हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। खासतौर पर आपकी इंडस्ट्री जो बंद पड़ी हुई है वो इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, क्यों इंडस्ट्री जब तक बैंक की सपोर्ट नहीं हो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हाँ। और अगर 22% का जो आपका इंटरेस्ट रेट चला गया था आपकी इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई थी, और इस वक्त भी इंडस्ट्रीज अच्छी खासी बंद है, अभी भी बंद है। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको और नीचे लाती है, क्योंकि कहा गया है कि इस माह में शायद 2% और भी कम करेंगे ये, लेकिन आप 2% करने से बेहतर है कि एक दफ़ा 7-8% पे इसको लेकर आ जाएं। अब देखिए मुशर्रफ साहब के टाइम पे 2003 में आपकी जीडीपी 7.5 से 7.8% थी। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये थी कि आपका कायबोर जो उस वक्त खराब था 3% से 4% था, बैंक जो आपको 5% पे फाइनेंसिंग कर रहा था, तो उसकी वजह से आपका मामला बहुत बेहतर था। खास तौर पे स्टेट बैंक को और हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम जो है इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोगों को हाउसिंग प्रोजेक्ट अनाउंस करें। अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे तो 70 से ज़्यादा फील्ड जो है वो डायरेक्ट उससे इन्वॉल्व होती हैं आपके बिल्डर के साथ, तो उससे जो आपकी इंडस्ट्री भी है एकदम से चल पड़ेगी। आपकी जो है सबसे बड़ी बात आपकी इकोनॉमी का जो पहिया रुका हुआ है ना वो भी चल पड़ेगा। सही, ठीक हो गया। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, ऐसे बहुत सारे सवालात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करेंगे खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कारोबारी हालात इस वक्त कैसे हैं, एक कारोबारी शख्सियत को किन मसाइल का सामना है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उतना फ़ायदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, और अगर खुल सकती हैं तो उनके लिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, हुकूमत को क्या क्या फैसले लेने चाहिए, ताजिर बरादरी को क्या क्या काम करना चाहिए, किस तरह से कारोबार में बेहतरी आ सकती है। कारोबार अगर अच्छा चलता है, बिजनेस अगर अच्छा चलता है तो मईशत तरक्की करती है और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान तरक्की करता है। तो खैर ये ऐसी सवालात हो रहे हैं। इस वक्त हम अगला सवाल आपसे करते हैं शर्जील साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ताजिरों से मुलाकात से क्या ताजिर बरादरी को फ़ायदा होगा? वैसे ताजिर बरादरी को तो फ़ायदा अपनी जगह है, लेकिन असल बात है आवाम को रिलीफ मिलने की, और आपकी माशी पॉलिसी जो हुकूमत अल्टीमेटली तो चाहते यही है ना, मेरे ख्याल है ताजिर बरादरी की भी यही ख्वाहिश होगी। बिल्कुल, हमारी भी ख्वाहिश है कि असल में बेसिकली मसला ये आ रहा है कि इस वक्त माशी एतमाद जो है बहाल नहीं हो पा रहा, और जिस तरीके से दुबई और सऊदीया ने जो नई स्कीम्स निकाली हैं तो पाकिस्तानी सरमाया इस वक्त बहुत तेज़ी से बाहर जा रहा है। और मकसद यही था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मीटिंग करने का कि ताजिर बरादरी को एतमाद में लिया जाए और उनको एतमाद बहाल किया जाए। जो उन्होंने बातें की हैं और जो उन्होंने ताजिर बरादरी के साथ मुलाकात की, हम छोटे ताजिरों से तो मुलाकात नहीं हुई, फेडरेशन और चैम्बर्स के लोग वहाँ मौजूद थे, तो हमें जो पता चला है वो यही चला है कि उन्होंने एतमाद दिलाया है कि कराची की मईशत वापस बहाल हो जाएगी, और वो चाह रहे हैं कि हम अपना सरमाया जो ताजिरों का और सनअतकारों का बाहर पड़ा है वो पाकिस्तान ले आएँ। तो उसके लिए ताजिरों ने बात की है कि आप एमएनसी स्कीम जो है वो डिक्लेयर करें और इसके बाद जो है वो पैसा बाहर ले आएँ, इससे वापस ले आएंगे। खासतौर पर की लेडी का पैसा बहुत बाहर पड़ा हुआ है वो भी लेकर आएंगे पाकिस्तान में। तो हमें उम्मीद है कि जो मीटिंग हुई है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसके समरात जो है वो बहुत जल्द मैशत पे आना शुरू हो जाएंगे। खास तौर पे जो एक बात हो रही थी कि हुकूमत जो है वो केयर टेकर आ जाएंगे या कोई और मामला होगा, वो भी इन्होंने बड़ी क्लियर वादे तौर पर बताया कि 5 साल हुकूमत अपने पूरे करेगी, और जो है फ़ौज भी इनके साथ ही है, और किसी तरीके से भी मुल्क के माशी मामला को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे चाहे कुछ भी हालात हों। तो सही वो तो नहीं है गुड़ न दिए गुड़ देसी बात करें, सॉरी गुड़ न दो गुड़ देसी बात करो, सुना होगा ना। ऐसी बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का खुद का आना ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर सियासतदान कोई होता तो हम यही समझते हैं कि भाई वो जो है यानी कि फिर हम यकीन कर लें इंशाअल्लाह ताला कि बहुत जल्द कोई अच्छा काम, बहुत बड़ी बात है, बेहतरी जो है वो आने वाली है। बड़ा हौसला फिर आप लोगों का बढ़ गया होगा। बिल्कुल, हौसला तो हमारा अभी भी कायम है, और हौसले पे तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ सम्राट नजर आने शुरू नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है। हमें असल में लग रहा था कि अक्टूबर ही बात करिए, वो कब तक आने शुरू हो जाएंगे? हमें उम्मीद थी कि अक्टूबर में आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब जो अभी तक वो सम्राट आना शुरू नहीं हुए। अच्छा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक शायद कुछ बेहतरी हो जाएगी। चलिए ठीक है, बड़े मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं शर्जील साहब जिनके बारे में बात करें बड़े मोहतात ही रहना पड़ता है। नहीं ठीक है, मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए, एहतियात बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा खैर, अब आ जाते हैं IMF का फंड की बात कर रहे हैं, ज़रा बताइए उससे क्या मुल्क में कोई लगता है आपको महंगाई कम हो जाएगी या हम और बोझ के तले दब जाएंगे? ये वो महंगाई कम होना होगी जिसको बाद में बड़े भारी कीमत देनी पड़ेगी, क्या है? ऐसा ही है, हमने पिछली दफ़ा भी IMF से जो कर्ज लिए हैं वो हम आज भुगत रहे हैं। अब ये $1 अरब की 1.1 बिलियन डॉलर की जो किस्त आई है या आनी है, उसके समरात ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन आएंगे। देखें, बेहतरीन तो जब आएंगे जब ये हमारे पास सरमायाकारी होगी। अब इसमें आधे से ज़्यादा पैसा तो इनका पिछला जो कर्जा है उसी में एडजस्ट हो जाएगा। अब आधे पैसे जो हमें उम्मीद है वो सियासतदान आपस में बंदरबाट कर लेंगे। ये वाली
वाली बात करते हैं, बड़ा खुल के बोलते हैं। नहीं वो तो हमें पता है, पिछली दफा भी $1 अरब की जो किस्त आई थी, वो इलेक्शन थे तो इन्होंने जो है अपने तमाम MNAs को फंड बांट दिए, किसी को $1 अरब, किसी को 50 करोड़ रुपए, किसी को $2 अरब, वो उन्होंने जो है PC ने बनाई हुई थी, लगे कहीं भी नहीं, वो उनके इलेक्शनों पे लग गए। अब अल्लाह करे कि ये कम से कम फंड कम से कम आपकी माशी पॉलिसीज पे लग जाए तो आपका जो है माशी मामला बेहतरीन की तरफ जा सकता है, लेकिन ये हल नहीं है। इसमें भी आपको उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद इसलिए थोड़ी सी नज़र आ रही है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब मीटिंग की है तो लाजमी बात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और फौज भी इन्वॉल्व होकर देखेगी ये पैसा कहाँ जा रहा है और कोशिश करेगी फौज के ये पैसा जो करप्शन की नज़र ना हो। हमें उम्मीद तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, जब तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, खुद कफील नहीं होंगे, तब तक माशी मामला बेहतर नहीं हो सकते। इनको एमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए, माशी की मैशियत की एमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। न्यू जो है आपके इंडस्ट्रियल जोन बनाने चाहिए। इनको किसी तरीके से भी ताजरों को जो है बिला सूदी कर दे या कम जो है सूद पे कर दे देने चाहिए ताकि जो है हमारी माशी मामला बेहतर हो सकें। और जो आप टैक्स देने की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात कर रही है, ताजिर दोस्त स्कीम की या किसी भी किस्म की, देखिए टैक्स जिस भी माशरे में लिया जाता है वो आवाम पे पैसा लगता है। हमारा सेटबैक ये है कि 9,800 अरब रुपए आपने पिछले साल जो आपके पास आए उसमें से आपने 1 अरब रुपया भी कराची की ताजिरों पे तो नहीं लगाया, ना कराची की आवाम पे लगाया। सही। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इस दफ़ा जो उनका 13,000 अरब का टारगेट है और ये पूरा करेंगे 13,000 अरब का टारगेट, हमें उम्मीद नहीं है कि ये भी पैसा आवाम पे लगेगा। अगर लगता है तो सिर्फ अशराफिया के जितने उनके घर हैं उनकी सड़कें बन जाती हैं, लेकिन आप कराची की कोई सड़क बनती हुई नज़र नहीं आएगी। कराची में पानी हमें जो टैंकरों से लेना है, सेवरेज का निज़ाम इतना बर्बाद हुआ है इस वक्त, तमाम जो मामला ख़राब हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि माशी तौर पर तरक्की करे तो आपको जो है जो बेसिक नीड्स हैं उसको सही करना पड़ेगा। सही, बिल्कुल सही है। वैसे भी महंगाई ने जो है हाल बुरा किया हुआ है एक आम आवाम का भी, सिर्फ कारोबारी की ना बात करें हम, वैसे भी। अच्छा, पेट्रोल की कीमत जो है ना वो बढ़ती है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल की कीमत जब कम होती है चीज़ें वापस सस्ती नहीं होती, ये क्या बात है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर। अच्छा, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि चीज़ों की जब फेलियर है, उनकी विली है, ये विशी है, ये करना ही है, प्लान है। हो सकता है फेलियर तो जब हो ना जब इंसान चाहता अच्छा था, भाई गलती हो गई। एक तो इंसान चाहता ही यही था कि हमने इसीलिए करना ही है। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? मुझे आपकी राय जाननी है। देखिए मैं ये बात सही कहूँ, आपकी बात सही है कि जब दूध के रेट बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई बड़े साहब तक भी पैसे पहुँचे, करोड़ों रुपए पहुँचते हैं। तो ये तो है हमारे माशरे का सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि अनाज के रेट भी बढ़ते हैं, वापस नहीं आते। देखें गोश्त के रेट भी, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो खाने पीने की, उसके ऊपर कहीं भी करप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे अलमिया हमारे यहाँ वहीं पे तोड़ा जा रहा है। ये मैं अपने एक, मुझे लगता है शायद 2-3 दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि किसी ने मुझे कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए एक फ्रिज और AC खरीदना तो आसान हो जाएगा, पर आपके लिए 3 वक्त का खाना मुश्किल हो जाएगा। आवाम को तोड़ा वहाँ से जाएगा जो उसकी रोज़ाना की ज़रूरत है ना, खाना तो इंसान को चाहिए दो वक्त, तो वो आपको लेना, उसका हुसूल मुश्किल हो जाएगा। और अब ऐसे ही नज़र आ रहा है, बिल्कुल इंसान के लिए आटा खरीदना मुश्किल हो गया है रोज़ाना। उसके लिए चीनी चावल आप जो गरीबों से मिले हैं, जिनकी तनख्वाहें कम है, या जो हमारे घर में हेल्पर्स होते हैं, उनके लिए एक वक्त का खाना मुश्किल है। तो ये मतलब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 80 रुपये किलो, 85 रुपये किलो आटा है इस वक्त। अगर आप देखें 300 रुपये किलो पे दालें चल रही हैं। तो पहले तो दाल और सब्जी का ये होता था कि भाई गरीब आदमी दाल तो जी बिल्कुल, पहले ये मिजाज होता था कि दाल सब्जी तो अल्लाह माफ करे हमारे लिए है ही नहीं, हम तो खुशवार, वो तो किसी और कोई एलियन होते हैं जो खाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन अब इस वक्त बहुत मुश्किल है हालात। और सबसे बड़ा मसला वही है कि बिजली के बिल ही आप नहीं भर सकते, बाकी तो आप घर के अखराजात कैसे पूरे करेंगे? बच्चों की एजुकेशन का मामला है, ये आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पता नहीं कैसे चल रहा है ना निज़ाम, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे दिमाग लगाएं तो समझ लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर अल्लाह ताला जो है उसका बड़ा करम है, फिर भी चला रहे हैं हमें। लेकिन जो फेस कर रहे हैं बेचारे बड़ी मुश्किल में, बहुत मुश्किल में। अल्लाह ताला ने तो हमें कहा है कि आप तवक्कल पे गुजारा करें तो आगे के मामला आसान है, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं जिनकी जिम्मेदारी है, उनको ना अल्लाह का खौफ है ना इंसानों का डर है। कम से कम तो होना ये चाहिए कि आवाम से गैस और गज़ब से भी डरना चाहिए और अल्लाह की कहर से भी डरना चाहिए। अल्लाह जो है, अल्लाह का गुस्सा भी अपनी जगह है और अल्लाह ताला जिनको जिम्मेदारियां दी हैं, मुझे लग रहा है जमा करवा रहे हैं। वो नहीं, गुस्से को जमा करना होता है ना, अम्मा अब्बा कहते नहीं है कि अभी एक ही दफ़ा बताऊंगी अच्छी तरह, तो ये बिल्कुल ऐसे कोई गुस्सा जमा करवा रहे हो। पता नहीं अल्लाह जाने क्या ऐसा खतरनाक होने वाला है। खैर, छोटे जो कारोबारी हजरात होते हैं उन पर कितना फ़र्क पड़ा,
ज्यादा वो इफेक्ट होते हैं ऐसे हालात से, या बड़ा कारोबारी, या बराबर है? देखिए हर शख्स अपनी जगह अफेक्टेड होता है। बड़े कारोबारी लोगों के बड़े मामला होते हैं, छोटे कारोबारी लोगों के छोटे छोटे कारोबार जल्दी बंद हो जाते हैं, वाइंड अप, उनकी हिम्मत टूट जाती है। तकरीबन यही हालात है। अगर आप देखें छोटी दुकानें, बहुत से मॉल्स के अंदर दुकानें बंद होना शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से जो बाजारात में भी हमारे जो इतलात के मुताबिक 120 से 25% छोटा कारोबारी जो तबका है वो अपने कारोबार से जा चुका है। अच्छा, उनको सामने से जॉब्स भी नहीं मिल रही, जाहिर है। तो चले अब कारोबार तो गया, लेकिन कम से कम उसको जो है नौकरी भी मिल जाए तो अपना गुजारा कर सके। इस वक्त आप यकीन करें हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो 10-10, 15-15 हज़ार में माहाना पे काम कर रहे हैं, और 10-15 हज़ार में आप सोचेंगे वो अपना आने जाने का गुजारा कैसे करते होंगे, एक वक्त का खाना कैसे खाते होंगे। इस वक्त ये मामला बहुत ख़तरनाक हैं। जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी अपने तकरीबन 20 से 25% लोगों की डाउन साइजिंग की है, अपने बिजनेस को डाउन साइजिंग पे लेकर गए। ये भी एक जो है अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्टर को सब चीज़ का पता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर अपने जोम में ही हैं, उनको तकब्बुर और उनके गर्दन में सरिया पड़ा हुआ है। उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि उनको मईशत को किस तरह लेके जाना है। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब तक आप एमरजेंसी डिक्लेयर बिजनेस की नहीं करेंगे, कारोबार की नहीं करेंगे, तब तक आपके मामला बेहतर नहीं हो सकते। और इसके लिए सिंसियरिटी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को ख़ास तौर पर नेशनल टैरिफ कमीशन को कोई पॉलिसी देनी होगी जिससे वो हम लेके आगे चलें, और कम से कम 10 से 15 साल की माशी पॉलिसी हो जिसको हमें आगे लेके चलना चाहिए। और ख़ास तौर पे स्टेट बैंक को पाबंद करें कि छोटे सरमाएदारों को उनको छोटा कर्जा दें, और ख़ास तौर पे जो है आप तो है नहीं हमारे यहाँ जो छोटे सरमाएदार हैं, छोटे बिजनेस में हम इस तरह से बात करते हैं, छोटे कारोबारी हजरात हैं, उनके लिए कोई अलग से कोई पॉलिसीज बनी हो, उनको कुछ अलग तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, कुछ है ऐसा? माइक्रो फाइनेंस, अगर नहीं पता तो लोगों को बताएं आप। देखिए माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, लेकिन वो जुल्म और ज्यादती इतनी करते हैं इंटरेस्ट रेट में कि वो बेचारा बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अच्छा। अब 20-22% अगर वो उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं 5 लाख छोटे कारोबार लोगों से, तो फिर कैसे चल सकता है? आप 2%, 3% पे इनको दें ताकि भाई आपका बैंक के अखराजात भी निकल जाए, और वो भी आपका शरीयत के अंदर जो मामला आते हैं उसमें होने चाहिए। ये बैंक की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कायबोर है, इसके बाद बैंक अपने सर्विस चार्जेस लेता है, लेकिन फिर बैंक के जो रिकवरी डिपार्टमेंट है वो लोगों को जो है वो बहुत तंग करते हैं। क्योंकि छोटा कारोबार सरमाएदार, छोटा कारोबारी आदमी जो है ना, हर वक्त की हो सकता है कि 2-4 दिन लेट हो जाए, तो उसको उनको इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। बैंक का जो तरीका है, जो कानून है, उसके मुताबिक अमल करें। जाके आप अगर 4 बंदबाज भेज देंगे उसके घर पे, दुकान पे, उसकी जो है आप इज्जत नफ्स मजरू करेंगे, तो ये ज़्यादती है। हुकूमत का काम है कि हर शख्स को रोज़गार प्रोवाइड करे। हाँ, काम तो खैर हुकूमत का ही है, और वो हाकिम वक्त का ही है कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना। लेकिन बात ये है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां से जो है वो, या तो उनको पता नहीं है, लापरवाही है इनकी, या नाअहली है। पता तो सब है, पता तो आजकल छोटे छोटे बच्चे को भी सब है, लापरवाही। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि नाअहली भी हो सकती है, नेगलेंस भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। खास तौर पे छोटे कारोबारी लोगों को वापस अपने पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा। और इसमें इस वक्त शहर के अंदर जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो अखुवत है। अच्छा। अखुवत फाउंडेशन, मैं उसी तरफ आने वाली थी कि छोटे कारोबारी हजरात के लिए चलें, गवर्नमेंट या हाकिम वक्त या हमारे सियासतदान या जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके कांधों पर ये बोझ है, अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या ताजिर बिरादरी एसोसिएशन आप लोग कोई ऐसा करते हैं कि छोटे जो कारोबारी हजरात हैं, या ऐसे लोग जो अभी मतलब नौकरी से निकाले गए, फारिग हो गए, अब उनको कोई छोटे मोटा काम करना है, पैसे उनके पास नहीं है, और वो प्रॉपर एक बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन वो बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़, कोई फैसिलिटेट उन्हें किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसीज़ कुछ हैं आप लोगों के पास? देखें, एक तो हम लोग मार्केट वाइज ये करते हैं कि हम लोगों को क्रेडिट पे माल देते हैं, ठीक है, और उसी रेट में देते हैं जिस रेट में माल हमें आता है। उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते, ना सूद का अंतर होता है। अगर वो लेट हो गई तो कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए जाते। ये तो एक मार्केट एसोसिएशन और मार्केट अपने तौर पर ये काम कर रही हैं। लेकिन साथ साथ अखुवत फाउंडेशन के साथ हमारी कुछ ऐसे ट्रेड बॉडीज़ का एग्रीमेंट है, वो मिल के भी लोगों को बिलासुदी करते देते हैं। और ख़ास तौर अगर ट्रेड बॉडी नहीं भी मौजूद तो अखुवत फाउंडेशन अपनी मदद आपके तहत भी बिलासुदी कर्जा लोगों को कारोबार के लिए दे रहा है पूरे पाकिस्तान में। ये भी बहुत बड़ा काम है डॉक्टर अमजद साकिब का, जो अपनी मदद आपके तहत वो लोग कर रहे हैं, और अरबों रुपया उन्होंने पाकिस्तान की मैशियत के अंदर छोटे लोगों को दिया हुआ है, और उनका रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 100% है, और किसी से पैसे भी मांगने नहीं जाते, शरीयत के तमाम तकाज़े पूरे किए जाते हैं। ये कौन, दोबारा उसका नाम बताइए? अखुवत फाउंडेशन है, और डॉक्टर अमजद साकिब, जिनका नाम इस वक्त नोबेल प्राइज़ के लिए आया भी था, लेकिन जिनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। नाम क्या बताया आपने? डॉक्टर अमजद साकिब साहब। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, ये इनकी फाउंडेशन है? ये इनकी फाउंडेशन है, अखुवत फाउंडेशन है, और शरई तकाज़े पूरे करके
बिलाशुदी कर्जे दिए जाते हैं, 1 रुपया सर्विस चार्जेस नहीं लेते ये पूरे पाकिस्तान में इनका नेटवर्क है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, जिनका खुद का ताल्लुक भी लाहौर से, और ये एजुकेशन के अंदर भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस वक्त कसूर में यूनिवर्सिटी चल रही है। कराची में अगर आप लोग चाहें तो NJV स्कूल का विजिट करें आप। बेकन NJV स्कूल, ओके ठीक है। ये आपका रेडियो पाकिस्तान के सामने, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, आप पाकिस्तान में बीकन हाउस और सिटी स्कूल का जो लेवल आप भूल जाएंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान में जिस तरीके से ये बच्चों को एजुकेशन देते हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को एजुकेशन देते हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं बात बस यहीं रुक जाएं। ये वाली मुझे अपने नाज़रीन से ये वाली बात ज़रूर करनी होती है, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है। और अल्लाह ताला कहते हैं ना, जो मांगो शकर खोरे को शकर देता है, ऐसी कोई ना कोई चीज़ जो है मुझे मिल जाती है। इस वक्त वो तमाम लोग खुदा न खास्ता जो इस वक्त बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत परेशान है, एजुकेशन के लिए बहुत परेशान है, उनके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं, या उनके घर की कंडीशन ऐसी हो गई है, कोई बेरोज़गार हो गया है, या वक्ती तौर पर आप चाहते हैं अभी तो कोई स्कूल सहारा मिल जाए जब तक आप नौकरी या कारोबार की तरफ नहीं जाते, तो ये एक बहुत अच्छा स्कूल है जिसको ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े 2-3 ब्रांड्स के उन्होंने नाम लिए, उन स्कूल की तालीम से जो है वो टक्कर कर रहा है। उनका नहीं भी कर रहा तो थोड़ी बहुत कभी भी चलेगी, लेकिन ये स्कूल है NJV स्कूल है, जो कि अखुवत के बैनर के अंदर चल रहा है, अखुवत फाउंडेशन के बैनर के अंदर चल रहा है। और ये आपकी मदद के लिए इस वक्त है। अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे इस वक्त स्कूल से दूर हो गए, फॉर टाइम बिंग आप करा दीजिए, फिर अल्लाह ताला आपके हालात अच्छे करे, फिर कहीं और ले जाइए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूर इस स्कूल में जाइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल है। कोई ये ना कहे कि हमें पढ़ाने के लिए जो है सहूलत नहीं मिली थी। नहीं, उनके पास इतना लोड है कि लोग जाते हैं, हाँ। लेकिन उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि स्कूल में बच्चों ले से। लेकिन अभी एक और स्कूल उन्होंने अडॉप्ट किया है, हाँ। और बल्कि मैं तो सिंध गवर्नमेंट वज़ीर आला सिंध से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी, मैं क्या बोलती हूँ, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, आई एम रियली सॉरी। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। कोई भी मदद करने निकलता है तो परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, एकदम हाथ डालते तो पता चलता है अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है, समझ नहीं आता। तो मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ कि आप किसी से अगर मदद लेने जा रहे हैं तो उस पर डिपेंड नहीं करें। अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम के लिए हालात ख़राब है, तो जब तक आपको ज़रूरत है जब तक करें, और अपने हाथ पैर मारते रहें। जैसे आपका कोई इंतजाम हो तो किसी और बच्चे को वो हक दें, फिर अपने बच्चे को निकालें। लालची आपने भी नहीं बनना, फिर अगर आपने भी लालची बनना है तो फिर ये हालात सुधरेंगे नहीं। और देखें, जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ हैं, हाँ। सिंध में, कराची में खासतौर पर, उन तमाम सोसाइटीज़ के अंदर एक स्कूल मस्ट है कि आपने उस सोसाइटी ने बनाना है। हुकूमत, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये क्यों नहीं चेक करता कि उन सोसाइटीज़ को जो स्कूल दिया गया था वो उन्होंने 25-25 लाख रुपए में किराए पे दे दिए। हाँ, तो ये स्कूल बेसिकली आपके बच्चों के लिए थे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपने बच्चों को तालीम देनी थी। हाँ। इन तमाम चीज़ों को जो है आपके सिंध एजुकेशन बोर्ड चेक करे। साथ साथ सिंध एजुकेशन बोर्ड जो है या अखुवत को, मैं तो ये कहूँगा कि अखुवत जैसी जितनी भी NGOs हैं अपने स्कूल उनको दे दे। जिस तरीके से NJV चल रहा है और उधर से जो बच्चे निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सजेशन देते हैं हमारे यहाँ कि गवर्नमेंट के स्कूल खाली पड़े, खंडर बने हुए, जानवर घूम रहे उसमें, वो आप किसी NGOs को दे दें, वो जगह वो यूटिलाइज कर लें। लेकिन वो भी उनके लिए भी बड़ी शर्म की बात होगी ना कि उसको वो शर्म नहीं। देखें, कौम को तो आगे ले जाना है ना। आज आपके पड़ोसी ममालिक जो है बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो चांद तक पहुंच गए और हम गटर से नहीं निकल रहे। हमारे जो झगड़े ही नहीं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो हम दूसरों के बच्चों को तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को तो पढ़ा लें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि जो NGOs काम कर रही हैं तो उन NGOs को सपोर्ट करें, हुकूमत सिंध भी करें, हम भी करें। और मैं खास तौर पर तमाम ताजिरों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के जो स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को अडॉप्ट करें। एक बच्चा हम अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो कम से कम हम अपने जो 4 बच्चों को पढ़ाने, तो एक बच्चा हम एक और अडॉप्ट करके वो फीस उसको दे दें, ताकि हमारे बच्चे जो है माशरा हमारा बेहतरी की तरफ जा सके। अच्छा, ये वाली बात तो खैर आपने बहुत अच्छी की है। सिर्फ स्कूल के अलावा भी मैंने तो अक्सर लोग बड़ी ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि जो जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, हम ज़्यादातर बात उन लोगों की कर रहे होते हैं जिनके पास नहीं है, उनके लिए क्या करें, क्या होना चाहिए। लेकिन जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, मेरा ख्याल है उनसे एक मीटिंग होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपके खर्चों में से आप इतना 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 निकालो, ये कर सकते हो आप। ये कोई मीटिंग होनी चाहिए कि वो तमाम लोग एक एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। अगर अपने घर में नहीं रखना चाहते तो जहाँ वो मौजूद है वहाँ उसके खर्चे सारे उठा लीजिए, तो कितने हालात बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। मैं तमाम लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जो है NJV का विजिट करें। वहाँ पे बाकायदा हॉस्टल जिस तरह बच्चों के बने हुए हैं, जो बच्चों को पूरे सिंध से, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा लेकर, और जो साहिब हैसियत है वो हेल्प आउट करने के लिए विजिट करें। तरीके से इंटीरियर सिंध में भी एक हॉस्टल बन रहा है और एक स्कूल बन रहा है। अपनी मदद आपके तहत हमारे जो इस वक्त IG सिंध साहब हैं, गुलाम नबी मेमन साहब, वो बनवा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनकी भी सपोर्ट करें वो, और जिस तरीके से वो लोग हॉस्टल्स बना रहे हैं और स्कूल बना रहे हैं, हम एक एक बच्चा अगर तमाम ताजिर अडॉप्ट कर लें तो हमारे
मेन एजुकेशन का जो मसला है वो हल हो जाएगा। हर चीज़ हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, कोई चीज़ें कुछ मामलात हमें अपने तौर पे भी लेके चलने चाहिए। इससे हमारे माशरा भी बेहतर होगा, हुकूक लिबास के मामला भी बेहतर होंगे और रब भी राज़ी हो जाएगा। बेशक बेशक, ज़बरदस्त बेहतरीन गुफ्तगू रही आपके साथ और बहुत अच्छे नोट पे मेरा ख्याल है हमने एंड किया। वो जो पैगाम हमने आपसे लेना था वो आपने ऑलमोस्ट एंड में दे दिया है। और अल्लाह करे कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँ। कारोबारी हजरात की हम असल में तो मौजू यहीं से निकला था, आपने जो बताई है उससे तो मैंने भी उम्मीद बांध ली। अल्लाह करे जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, इस मुलाकात के बाद ये होने वाला है और इसके बाद ये होने वाला है, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान जो है ना, आज जो मैंने इंटरव्यू से अंदाज़ा लगाया ना, वो शर्जील साहब के इलेक्ट्रिक से नाराज़ है। सबसे ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं वो बिजली के मामला से हो रहे हैं कि बिल जो है उसने कमर तोड़ दी है। मैंने अपने घर में भी इंडस्ट्री जो है वो बिजली से ही चलेगी, क्या करें, मजबूरी है उनकी। देखिए मैंने अपने घर में भी सोलर लगा लिया है, घर और दफ्तर में भी लगा लिया, और मैं कराची फिर भी परेशान है। ताजिर रहनुमाओं के हैसियत से कोई मेरे पास कराची इलेक्ट्रिक का मामला ले आता है, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। मेरे बस की बात नहीं कि झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, बेईमान लोग हैं। मैंने पिछले 6-10 साल में इनके साथ बहुत कोशिश की कि कराची के बिजली के मामला हल हो, हमारी मार्केट को हल हो, लेकिन ये झूठे मक्कार और बेईमान लोग हैं। इन्होंने हमारे पे FIR भी काट दी हैं, इन्होंने हमारे पे बिल, आज भी मेरे को जिस तरह के बिल भेजते हैं मैं भर देता हूँ और अल्लाह के ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई इनसे हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन मेरा रब तो पहुँच सकता है ना। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गई। अब जब सोलर लग गया आपका मसाइल हल हो गए, लेकिन फिर भी बिल आ रहे हैं ज़बरदस्त, तगड़े तो तगड़े आ रहे हैं। घर का बिल आ रहा है 70,000 रुपये। ओह माय गॉड, उनको सोलर गिफ्ट कर दे, बोले ये तुम रख लो और मुझे बिजली माफ कर दो। और मेरा दफ्तर में आपको बताऊं, मेरी 6 बजे मेरा ऑफिस बंद हो जाता है, कंप्लीट बंद हो जाता है मेरे, और मेरे बिल पे लिखा हुआ आता है ये डे में 0% 0 यूनिट यूसेज। अच्छा, डे में, लेकिन फिर भी मेरा बिल 30,000 रुपये आ रहा है दफ्तर का। क्यों? बच्चे बेईमान, मैंने आपको बोला बेईमान, मक्कार, अय्यार, सब कुछ है, सब कुछ है, सब है ये लोग। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आमीन। चले चले, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक लाइन में कोई मैसेज देना चाहे तो दे दें आप, आवाम को दे दें कि इलेक्ट्रिक से बहुत हो गई शिकायत, फिर कारोबारी शख्सियात को दे दें। इस वक्त जो है मामला बहुत ख़राब हैं, अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, खासतौर पे हमें नहीं पता कि वो बिजली का बिल भर सकते हैं, उनकी इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर जो भी हो सके एक दूसरे का ख्याल करें। ये वक्त है, निकल जाएगा, और इस वक्त अगर हमने एक दूसरे का ख्याल कर लिया तो रब भी राज़ी हो जाएगा और हमारे मामला भी बेहतर की तरफ जाएगा। बेशक, बेहतरीन बात की है उन्होंने कि भाई इस वक्त जो है अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि एक दूसरे का ख्याल करें, क्योंकि हम हालत जंग में। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हमारे साथ बने रहेगा।